हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ बजट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो गवर्नमेंट बजट जो है वो एक एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है। ठीक है, क्या है? एक एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है किसका? गवर्नमेंट का इन अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, बहुत सिंपल है। सरकार का जो खर्चा होने वाला है और सरकार की जो कमाई होने वाली है एक कंप्लीट फिजिकल ईयर में, उसको हम लोग गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, ये बजट जो है ये क्या है, ये क्यों होता है? तो इसका 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला है ग्रोथ और दूसरा है स्टेबिलिटी। एक इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होना और स्टेबिलिटी होना, इसको इसलिए हम लोग बजट रेडी करते हैं। ठीक है, सरकार बजट रेडी करती है। अब स्टार्ट करते हैं इसके बजट के ऑब्जेक्टिव्स से। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आता है, क्या है ये? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि बच्चों कमाई भी करनी है और सोशल वेलफेयर भी करना है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर दोनों के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं द फर्स्ट वन, डेट इज टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी। तो ये क्या है? देखो क्या है कि सरकार, जैसे कि टबैको प्रोडक्ट हो गए, अल्कोहल वगैरह हो गया, इस पर टैक्स जो है वो इंक्रीज करके रखती है ताकि देखो, एक तो 2 रीज़न है। टैक्स इंक्रीज होगा तो लोग इसको, मतलब वही है कि ये महंगा होगा। महंगा होगा तो डिमांड में आपने पढ़ा होगा, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सेम कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया टैक्स बढ़ने की वजह से, लोग इसे कम खरीदेंगे। ये हो गया सोशल वेलफेयर। दूसरा, आपको पता है टबैको और अल्कोहल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आए दिन कंज्यूम करते हैं, जिससे सरकार का बजट एक बहुत हाई लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर वहाँ से टैक्स ज़्यादा आएगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी, है ना? तो यहाँ से इनकम मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है, सोशल वेलफेयर भी हम लोग कर रहे हैं। अब यहीं पे आ जाते हैं, जैसे जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि स्टार्टअप कंपनीज़ होती हैं। जैसे कि मैं खादी की बात कर लेता हूँ, खादी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ये हमारे इकोनॉमी में वो है कि मतलब इसके अंदर टैक्स कंसेशन सरकार प्रोवाइड करके रखती है। ठीक है, मतलब ये सस्ते में हम लोगों को मिल जाता है। अगला आ जाता है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे बेटा, कई सारी जगहों पे सरकार जो है, जो नेतृत्व है वो अपने हाथों में लेती है। मतलब ज़्यादातर प्रोडक्शन किसके हाथ में रहेगा? सरकार के। ठीक है, सरकार ही करता धरता रहेगी इन सेक्टर्स में। ये भी क्यों होता है? क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए। अब भाई सारी जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, मतलब जो कंपनीज़ हैं वो इजीली पब्लिक के लिए क्या करेंगी? मतलब फ्री में तो ऐसा है नहीं कि कम पैसों में या फिर कम प्रॉफिट में अपने प्रोडक्ट सेल करने लग जाएं। वहाँ पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव रहेगा और मतलब पब्लिक उस चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा अच्छे से उठा नहीं पाएगी। अब उन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में सरकार क्या करती है? वहाँ की बागडोर अपने हाथ में रखती है ताकि हमारी पूरी जो पब्लिक है उस चीज़ का लुत्फ उठा सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आते हैं ब्रिजिंग द इनकम डिस्पैरिटीज़। जब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि भाई देखो, हमारे देश के अंदर इनकम डिस्पैरिटीज़ या फिर इनकम में अनइक्वालिटीज़ कितनी सारी है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार क्या करती है? भाई देखो, तुम लोगों ने सुना होगा कभी तुमने पॉलिटी में पढ़ा हो इक्विटी कंसेप्ट। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। हर इकोनॉमी में 2 वर्ग के लोग होते हैं, पुअर एंड रिच। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? सरकार ये करती है भाई, रिच के लिए टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इक्विटी कंसेप्ट है। ठीक है, ये कुछ गलत नहीं करती। रिच के लिए टैक्सेस इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, और जो पुअर्स होते हैं जो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या करती है? सब्सिडीज प्लान बना देती है। टैक्स डिक्रीज करके सब्सिडीज प्लान बना देती है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक इकोनॉमी के अंदर दो फेज हैं जो कभी भी आ सकते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो, डिफ्लेशन हो गया वहीं पे जहाँ इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो। मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्या है? महंगाई है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। और डिफ्लेशन यानी कि मनी सप्लाई कम है, मतलब चीज़ें कम भाव में मिल रही हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं। तो जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, सरकार क्या करेगी? सरकार उस चीज़ में क्या करेगी बताओ? सरकार उस चीज़ को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। मतलब सरकार जो अपने खर्चे हैं ना,
उसको क्या करेगी, कम कर देगी, ठीक है। और जब मनी सप्लाई कम होगा तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी, ठीक है। इन्फ्लेशन के केस में सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे कम कर देगी, और डिफ्लेशन के केस में सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे बढ़ा देगी। इसको एक तरीके से और समझते हैं कि भाई देखो, बजट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला सरप्लस, दूसरा डेफिसिट, तीसरा जो है यूनिटरी, ठीक है। सरप्लस बजट कब है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर कम है किससे, रिसिप्ट से। एक्सपेंडिचर कम है किससे, रिसिप्ट से। डेफिसिट कब है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, रिसिप्ट से, ठीक है। और यूनिटरी जब एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट दोनों बराबर है। अब देखो भाई, देखो अगर देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, देश में इन्फ्लेशन होगा मतलब महंगाई ज़्यादा है, उस केस में सरकार क्या करेगी भाई, सरकार अपने खर्चे कम कर देगी। क्या करेगी, सरकार अपने खर्चे कम कर देगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, दोनों लोगों के पास मनी सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है, और रिसिप्ट्स अपने ज़्यादा कर देगी, टैक्स बढ़ा देगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिसिट में जब देश के अंदर मनी सप्लाई कम है, सरकार अपने खर्चे मतलब सब्सिडीज़ बढ़ा देगी, ठीक है, लोगों को बेनिफिशियरीज ज़्यादा देगी और टैक्स क्या कर देगी, कम कर देगी। सेम चीज़ हमने यहाँ पढ़ी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। कई सारी पब्लिक वेलफेयर में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इस सब का कंट्रोल सरकार अपने हाथ में रखती है। रीज़न क्या है कि भाई ये सब पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं, और यहाँ पे बिजनेस को ज़्यादा मोटिव ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा मोटिव ना देते हुए हम लोगों को क्या करना है, पब्लिक वेलफेयर। क्या करना है, पब्लिक वेलफेयर। अगला देखो, अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार किस चीज़ के, किस वजह से जो ये बजट वगैरह बनाती है, रीज़न क्या है भैया, जीडीपी बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है, जीडीपी इंक्रीज करनी है, देश के अंदर ग्रोथ लेके आनी है, अपनी जीडीपी को इंक्रीज करना है, ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाना है, यही किसी भी देश का मोटिव रहता है, ठीक है। अब अगला आता है भाई रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो ये क्या है भाई, देखो हमारे देश के जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही एक देश के अंदर हर स्टेट में इक्वली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और लिमिटेड होते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों को क्या है कि भाई देखो हमारे रीजन्स को अलग करती है। अब मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ झारखंड की बेल्ट को, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना हो झारखंड छत्तीसगढ़ में थोड़ी डेवलपमेंट कंपेरेटिव कम है, जैसी दिल्ली में है, ठीक है। रीज़न क्या है भाई, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है ना, मतलब वहाँ पे जो है हमारा मिनरल रिसोर्स, ठीक है, ये सारी रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाएंगी, पर कंपैरेटिव जो अगर हम भाई बात करें जॉब्स वगैरह की, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है उतनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को भी कम करने का काम कौन करता है, सरकार, ठीक है। अगला है भाई डिक्रीज रीजनल डिफरेंसेस। तो ये सेम टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग रीजनल डिफरेंसेस को कम करते हैं टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ के ज़रिए। कौन करता है, सरकार। अगली आती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है, 2 प्रकार से सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। एक तो भैया डायरेक्ट सरकारी नौकरी देके, और दूसरा जो तरीका है वो है कि भाई स्कीम्स वगैरह के जरिए, जैसे मनरेगा वगैरह का आपने सुना हो, पीएमआरवी सुना हो, मनरेगा, एमजी नरेगा क्या है, एमजी नरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसके अंदर सरकार क्या करती है भाई, सरकार 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाती है, ठीक है। अब अगला देखो कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट में 2 कंपोनेंट आते हैं, पहला आता है कैपिटल बजट और दूसरा आता है रिवेन्यू बजट, ठीक है। अब मैं आपको ये सब पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट होता क्या है। अभी हमें ये जानना है, रिवेन्यू बजट भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट आगे जाके डिवाइड होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस चीज़ को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं भाई, या तो तुम लोग एक काम करो कि रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में रिवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग पढ़ लो, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग पढ़ लो, या फिर हम सरकार के खर्चे और सरकार की कमाई दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। ये है सरकार की रिसिप्ट्स, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सरकार के खर्चे। रिसिप्ट्स में 2 आते हैं बच्चों, पहला आता है रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब कमाई, कमाई का एक ही उसूल है, वो क्या कहता है
अगर आप कमा रहे हो तो या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है या आपका असेट कम हो रहा है, ठीक है। क्या है रूल, क्या है, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या असेट कम होगा, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या कहती है बेटा, ना तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना ही आपका असेट कम होगा, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में होता है या तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या असेट कम हो जाएगा, पर रिवेन्यू रिसिप्ट में ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना असेट कम होगा, ठीक है। तो इसको हम नीदर एंड नॉर, इसको ईदर एंड नॉर में करते हैं। नीदर लाइबिलिटी क्रिएटेड नॉर असेट डिक्रीजेस, ईदर लाइबिलिटी क्रिएटेड और असेट डिक्रीजेस। रिवेन्यू रिसिप्ट दो पार्ट में आगे हम पढ़ते हैं, पहला है टैक्स रिवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू भी आगे जाके दो चीज़ों में डिवाइड होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो सरकार को हम डायरेक्टली कहाँ कहाँ टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स में दे दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स में दे दिया, एक्सपेंडिचर टैक्स में दे दिया, वेल्थ टैक्स दे दिया, एस्टेट ड्यूटी, ये सारी चीज़ें क्या हम डायरेक्ट सरकार की साइट वगैरह पे जाके हम सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। अगला आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में भाई पहला तो हमारा जीएसटी हो गया, ठीक है, उसके बाद सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। ये क्या है, हम गवर्नमेंट को पे तो कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की कुछ रिसिप्ट हो गई। अब इन टैक्सेस में देखो, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा यहाँ पे ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है सरकार की, ना ही कोई असेट डिक्रीज हो रहा है। भाई पैसा आ रहा है टैक्स के फॉर्म में, कहाँ से लाइबिलिटी क्रिएट हुई, और असेट कहाँ से असेट तो ना तो हमारा डिक्रीज होगा, हम पे पैसा आ रहा है टैक्स के फॉर्मेट, तो असेट तो कम होगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखो नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पहला हमारे इंटरेस्ट रिसिप्ट, हमने कहीं पे भाई लोन दे रखा था किसी को, हम पे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, हमने किसी को लोन दिया था, हम पे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो सरकार ने किसी को लोन दिया, मानो किसी को लोन दे दिया, नेपाल को लोन दे दिया, ठीक है, वहाँ से उनका इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आने पे ना तो उनका लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना उनका असेट डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, हमारा भाई कहीं से प्रॉफिट निकल के आ रहा है, कहीं से कोई डिविडेंड आ रहा है, सेम चीज़, ना लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना असेट कम होगा। आगे क्या है, फीस एंड फाइन्स, ठीक है, भाई कोई डायरेक्ट फीस आ रही है मेरे पे, फीस किस चीज़ की आती है सरकार पे, तो देखो भाई हम डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, हम आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, ये सारी चीज़ें बनवाते हैं, तो फीस देते हैं नहीं देते, वही फीस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई फीस हमारे पास आ गया तो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट। बेटा कैपिटल रिसिप्ट सिंपल है, या तो भाई हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा या फिर हमारी असेट डिक्रीज हो जाएगी। मैंने किसी से लोन ले लिया, सरकार ने ना यूएन से लोन ले लिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो लोन लेते के साथ ही क्या हुआ भाई, सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, है ना। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे कि या तो असेट डिक्रीज होना चाहिए। असेट कहाँ से डिक्रीज हुआ भाई, श्रीलंका मेरे पास, श्रीलंका छोड़ो, नेपाल मेरे पास लोन मांगने आया, नेपाल ने मेरे से लोन मांगा, तो मैंने नेपाल को बोला भाई एक काम कर, अपनी ये टेरिटरी मेरे पास गिरवी रख दे। नेपाल ने बोला ओके भाई, मैं इतने टाइम के लिए आपसे लोन ले रहा हूँ, मेरी ये टेरिटरी आपके पास गिरवी है। तो उस टाइम मेरा असेट बढ़ गया था, ठीक है, पर अब उसने मेरे से क्या करा, मेरे को सारा लोन चुका दिया। लोन चुकाया तो भाई मेरे पे असेट उसका डिक्रीज हो गया, मेरे पे असेट कम हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि रिवेन्यू रिसिप्ट में ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना असेट डिक्रीज होगा। कैपिटल रिसिप्ट में या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या असेट डिक्रीज होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान से देख लो, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी आपको मेंशन कर रखा है। रिवेन्यू रिसिप्ट में ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही असेट जो है वो कम होता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये टैक्स रिवेन्यू मैंने बता रखा है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। फिर इसके बाद डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो सब मैंने अभी आपको समझाया वो सब। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर में पेपर में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब अगला देखते हैं, दैट इज कि नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू मैंने आपको बता दिया था, इंटरेस्ट होते हैं, पावर सप्लाई फीस होती है, फीस जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास हमारे लाइसेंस फीस वगैरह, फाइन्स, पेनल्टीज। अब भाई कि तुमने कहीं पे कानून तोड़ा, तुम्हारे पास कोई फाइन लग गया तुम्हारे ऊपर, कोई पेनल्टी लग गई, तो वो पेनल्टी डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रही है ना, तो ये ऐसी हैं जो नॉन टैक्स रिवेन्यू पर गवर्नमेंट के पास इनकम जा रही है, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं टैक्स नॉन टैक्स रिवेन्यू के बीच में डिफरेंस, ये भी पेपर में आ सकता है 3 नंबर में, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इसको भी एक बार आप लोग देख लो, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स देखो, टैक्स रिवेन्यू, इनकम टैक्स एक्सेप्ट इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर,
टैक्स रेवेन्यू के अंदर इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर नहीं आता। सारी कस्टम ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है, वो इसमें आती है। कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, ठीक है, उसका एस्टेट ड्यूटी, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ फ्यूचर मार्केट एज वेल एज फ्यूचर मार्केट एक्सेप्ट स्टैम्प ड्यूटीज, तो ये सारी चीज़ें टैक्स में आती है, टर्मिनल टैक्स वगैरह। आगे देखो इसमें क्या बता रखा है कि इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड मोनोपोली, और टैक्सेस ऑन बोरोइंग ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल चीज़ों पे जो भी टैक्सेस और बोरोइंग आई है वो भी इसमें आती है। आज के लिए हमने रिसिप्ट कंप्लीट करा है, ठीक है। रिसिप्ट करने के बाद आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह रिवाइज करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, और हो सके तो अगली क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वरना एक क्लास और जाएगी जो हमारे फिस्कल डेफिसिट्स एंड डेफिसिट वाले पोर्शन में जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है बजट के आने वाली क्लासेस में आपको 2 पार्ट मिले, या फिर एक ही पार्ट, आने वाले एक पार्ट के अंदर मैं कंक्लूड करा दूँ चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।